हेलो बच्चों, विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का लेसन नंबर 4 ऊष्मा। इस पाठ को पढ़ने का हमारा उद्देश्य यह है, ऊष्मा क्या है, उष्णता को मापने की कौन कौन सी युक्तियां हैं, थर्मामीटर से ताप कैसे मापा जा सकता है, थर्मामीटर का उपयोग करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, तथा दूसरे भाग में हम जानेंगे ऊष्मा का स्थानांतरण, स्थल समीर और समुद्र समीर। तो आइए सबसे पहले पाठ की ओर चलते हैं और जानते हैं ऊष्मा क्या है। बच्चों, आजकल गर्मी की ऋतु चल रही है। आप घर के अंदर बाहर बहुत अधिक गर्मी महसूस कर रहे होंगे। कुछ महीने बाद शीत ऋतु आएगी, तब आप सर्दी का अनुभव करेंगे। आजकल जो गर्मी पड़ रही है उसका कारण यह है कि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर लंबवत रूप से आ रही हैं, जो ज़्यादा उष्णता प्रदान करती हैं, जबकि सर्दी के दिनों में सूर्य की किरणें स्लैंटिंग पोजीशन में होती हैं और वे कम उष्ण होती हैं। तो ये जो गर्मी का अनुभव है, जिस ऊष्मा को, जिस ताप को अनुभव आप कर रहे हैं, यही ऊष्मा कहलाती है। ऊष्मा एक भौतिक राशि है जिसे हम महसूस कर सकते हैं। अपनी इंद्रियों के स्पर्श के द्वारा हम इसे जान सकते हैं। कोई वस्तु कितनी गर्म है, इसका आभास हम अपनी इंद्रियों के स्पर्श से जान सकते हैं, लेकिन यह उस ताप की, उस उष्णता की सही माप नहीं है। सही मापने के लिए जिस युक्ति का हम प्रयोग करते हैं उसे तापमापी अथवा थर्मामीटर कहा जाता है। थर्मामीटर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला डॉक्टरी थर्मामीटर और दूसरा प्रयोगशाला तापमापी अथवा लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो आइए एक एक करके हम दोनों का अध्ययन करते हैं। पहले समझते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर। जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी, बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। बल्ब में पारा भरा होता है। बल्ब के बाहर नली में पारे को एक पतली चमकीली धारी से देखा जा सकता है। थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का एक मापक्रम या स्केल भी दिखाई देगा। उपयोग किए जाने वाला यह मापक्रम सेल्सियस स्केल है, जिसे डिग्री सेल्सियस द्वारा दर्शाते हैं। भारत में हमने सेल्सियस स्केल को अपनाया है और हमें इसी स्केल का उपयोग करना चाहिए। दूसरा मापक्रम फ़ारेनहाइट स्केल है, जिसका परिसर 94 से 108 डिग्री तक है। इसे पहले प्रयोग किया जाता था, परंतु अब इसका प्रयोग कम हो गया है। डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को ही माप सकते हैं।
आइए बच्चों, अब जानते हैं कि डॉक्टरी थर्मामीटर से हम तापमान कैसे नोट कर सकते हैं। सबसे पहले इसके किन्हीं दो क्रमागत बड़े चिन्हों द्वारा निरूपित ताप के अंतर को नोट कीजिए। इन दोनों चिन्हों के बीच भागों की संख्या को नोट करें। मान लीजिए ये दो बड़े चिन्ह के बीच 1 डिग्री का अंतर है तथा इन चिन्हों के बीच 5 भाग हैं। तब एक छोटे भाग का मान 1/5 डिग्री सेल्सियस अर्थात 0.2 डिग्री सेल्सियस होगा। बच्चों, यह एक्टिविटी आप अपने घर पर अपने पेरेंट्स के साथ अथवा दोस्तों के साथ भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम ये एक्टिविटी कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले थर्मामीटर को अच्छी प्रकार से धो लीजिए। धोने के लिए किसी भी रोगाणुरोधक का डाइल्यूट घोल उपयोग करना सुरक्षित रहता है। अब इसमें अपने हाथ में कसकर पकड़ लीजिए और कुछ झटके दीजिए। झटके देने से पारे का तल नीचे आ जाएगा। यह सुनिश्चित कर लीजिए कि पारे का तल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए। अब थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जीभ के नीचे रखिए। 1 मिनट के पश्चात थर्मामीटर को बाहर निकालिए और उसका पाठ्यांक नोट कीजिए। देखें आपके शरीर का ताप कितना है। इसी प्रकार से आप अपने फ्रेंड्स के शरीर का तापमान भी नोट कर सकते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आइए बच्चों, अब कुछ सावधानियां समझने की कोशिश करते हैं जो किसी भी डॉक्टरी थर्मामीटर को उपयोग में लाते समय लानी चाहिए। थर्मामीटर को उपयोग से पहले और उपयोग के पश्चात धोना अवश्य चाहिए। धोने के लिए किसी भी डाइल्यूट एंटीसेप्टिक को ले सकते हैं। इस बात की गारंटी रखिए कि उपयोग से पहले पारे का तल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए। थर्मामीटर को सावधानीपूर्वक उपयोग कीजिए। ध्यान रहे कि यह किसी भी वस्तु से टकराए नहीं, अन्यथा यह टूट सकता है। थर्मामीटर को उपयोग में लाते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। डॉक्टरी थर्मामीटर को हम केवल मानव तापमान नोट करने के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए इसका तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। बच्चों, आजकल मार्केट में और कई तरह के तापमापी उपलब्ध हैं, जैसे डिजिटल तापमापी,
पुराने तापमापी जिनमें पारे का प्रयोग होता था, वे यदि पारा निकल जाए या बाई चांस आपका थर्मामीटर गिरकर टूट जाए और पारा उसमें से मुक्त हो जाए तो यह बहुत विषैला होता है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। साथ ही इसका निपटान भी अत्यंत कठिन है। इसलिए जो नए थर्मामीटर आए हैं, जिन्हें डिजिटल थर्मामीटर कहा जाता है, इनमें पारे का उपयोग नहीं होता है और साथ ही अंकीय रूप में आपका तापमान इसके स्क्रीन पर आ जाता है। अच्छा बच्चों, एक सवाल का जवाब दीजिए। अभी जब कोरोना की फर्स्ट लहर आई थी, उसके पश्चात जब समय अनुकूल हुआ, आपके स्कूल खुले, तो आपका तापमान प्रतिदिन नोट किया जाता था। क्या आप उस उपकरण का नाम बता सकते हैं जिससे आपका तापमान बिना आपके शरीर को स्पर्श किए हुए अंकित हो जाता था? उसका नाम बताइए तथा यह भी बताइए कि यह उपकरण किस प्रकार से कार्य करता है। अच्छा बच्चों, अभी हमने मानव शरीर का तापमान मापने की इकाई डॉक्टरी थर्मामीटर के बारे में जाना। अब प्रयोगशाला या अन्य वस्तुएं, ठोस, द्रव, गैस या हमारा रूम टेम्परेचर, इसको मापने के लिए हम क्या उपयोग में लाते हैं, आइए अब उसके बारे में जानते हैं। जिस तापमापी को प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है, उसे प्रयोगशाला तापमापी या लैबोरेटरी थर्मामीटर के नाम से जाना जाता है। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस तापमापी का उपयोग कैसे किया जाता है, किस प्रकार से हम किसी भी वस्तु का, किसी द्रव का तापमान नोट कर सकते हैं, आइए इसको एक एक्टिविटी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। 2 बीकरों में थोड़ा पानी लीजिए, एक में गर्म तथा दूसरे में ठंडा। तापमापी को जल में इस प्रकार डुबोइए कि उसका बल्ब तो जल में डूबा हो, लेकिन वह बर्तन की तली अथवा दीवारों का स्पर्श न करे। सबसे पहले इसे बीकर ए में रखते हैं। तापमापी को जल में ऊर्ध्वाधर रखते हुए इसमें पारे के तल की गति को देखिए। तब तक वेट कीजिए जब तक कि नली में पारे का तल स्थिर न हो जाए या बढ़ना या घटना रुक न जाए। अब तापमापी का पाठ्यांक नोट कीजिए। जो पाठ्यांक आपने नोट किया है, यह इस समय बीकर ए के जल का ताप है। इसी प्रकार दूसरे बीकर के जल को प्रयोग में लाएं, इसका तापक्रम नोट करें और दोनों में अंतर का पता लगाएं। बच्चों, जिस प्रकार डॉक्टरी थर्मामीटर को उपयोग में लाते समय कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं, इसी प्रकार
प्रयोगशाला तापमापी को उपयोग में लाते समय हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। आइए उन पर चर्चा करते हैं। पहली है, तापमापी को हमेशा ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, न कि तिरछा। तापमापी का बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका ताप मापना है। बल्ब बर्तन की दीवारों से छूना नहीं चाहिए। अच्छा बच्चों, अब एक क्वेश्चन आपके लिए। क्या प्रयोगशाला तापमापी को मानव शरीर का तापमान मापने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? यदि नहीं तो क्यों? इसका जवाब सोचिए और अपने टीचर से मिलान करिए। आइए बच्चों, अब हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि यह ताप और ऊष्मा, जिसके बारे में हम जान चुके हैं, किस प्रकार एक वस्तु से दूसरी वस्तु की तरफ अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ प्रवाहित होती है। तो आइए इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। एक बीकर में थोड़ा पानी लीजिए। इसमें एक क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट का डालिए और धीरे धीरे मोमबत्ती की लो पर इसे गर्म कीजिए। आप महसूस कर रहे होंगे कि बीकर धीरे धीरे गर्म हो रहा है। मोमबत्ती की ऊष्मा या ताप बीकर में प्रवाहित हो रहा है। ऊष्मा सदैव अधिक से कम गर्म क्षेत्र की ओर गमन करती है। अब आप यह महसूस कर पा रहे होंगे कि बीकर गर्म हो गया है। यह चालन नामक प्रक्रिया से हुआ है। बीकर ठोस है, अतः ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन प्रक्रिया से होता है। अब आप पानी के अंदर हो रही हलचल को देखिए। जब हम जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का पानी गर्म हो जाता है और गर्म होने के बाद वह ऊपर उठता है। उसके खाली स्थान को भरने के लिए उसके आसपास का ठंडा जल वहां आता है। धीरे धीरे यह ठंडा जल भी गर्म हो जाता है और ऊपर उठता है। फिर उस खाली स्पेस को भरने के लिए आसपास से ठंडा जल इसके स्थान पर आता है और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा जल गर्म न हो जाए। ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को संवहन कहा जाता है। संवहन धाराएं कैसे बनती हैं? इस एक्टिविटी में पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल की सहायता से आप अच्छे से देख सकते हैं। अतः पानी में अथवा द्रव में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि के द्वारा होता है।
ठोस और द्रव में ऊष्मा के स्थानांतरण के बाद अब बारी आती है गैसों में अथवा वायु में ऊष्मा के स्थानांतरण की। तो आइए बच्चों, एक अन्य क्रियाकलाप के द्वारा इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। एक जलती हुई मोमबत्ती लीजिए और सावधानी पूर्वक अपने दोनों हाथ मोमबत्ती की ज्वाला के पास ले जाइए। एक हाथ ज्वाला के ऊपर तथा दूसरे हाथ को ज्वाला के साइड में रखिए। आप क्या अनुभव कर रहे हैं? आपका कौन सा हाथ अधिक गर्म अनुभव कर रहा है? आपका जो हाथ मोमबत्ती की लौ के ऊपर है वह अधिक उष्णता का अनुभव कर रहा होगा। इसका कारण यह है कि द्रव की तरह वायु भी या गैसें भी गर्म होकर ऊपर की ओर उठती हैं। उसका स्थान लेने के लिए आसपास की ठंडी वायु उस स्थान पर पहुंचती हैं। गर्म होने के पश्चात वह वायु भी ऊपर उठ जाती है। फिर ठंडी वायु चारों तरफ से आती है, उसके स्थान को कवर करती है और वह भी गर्म होती चली जाती है। इस प्रकार यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो बच्चों, अब आप यह अच्छे से समझ गए होंगे कि गैसों में या वायु में भी द्रव की तरह ही संवहन प्रक्रिया के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। इसी संवहन प्रक्रिया का समुद्र तट के जो लोग हैं वे फायदा उठाते हैं। वहाँ समुद्र और स्थल के बीच बनने वाली संवहन धाराओं के कारण एक अद्भुत परिघटना जन्म लेती है, जिसे समुद्र समीर और स्थल समीर के नाम से जाना जाता है। तो आइए देखते हैं समुद्र समीर और स्थल समीर क्या होती है। पृथ्वी जल की अपेक्षा जल्दी गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी। दिन के समय पृथ्वी के ऊपर की वायु सूर्य की गर्मी से गर्म हो जाती है और ऊपर की ओर उठती है। उसके खाली स्थान को भरने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी हवा आना शुरू कर देती है। वह वायु गर्म होती है और ऊपर उठती चली जाती है। फिर उस खाली स्थान को भरने के लिए समुद्र तट से ठंडी वायु आती है और यह प्रक्रिया शाम तक चलती रहती है। इस कारण समुद्र की ओर से आने वाली वायु अपने साथ ठंडक लाती है और समुद्र तट पर रहने वाले लोग गर्मी का अनुभव नहीं करते। शाम होते होते धरती या स्थल ठंडा होने लगता है और समुद्र का पानी गर्म हो चुका होता है। अब जो प्रक्रिया दिन के समय चल रही थी उसकी विपरीत प्रक्रिया शुरू होती है। समुद्र के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और उसका स्थान लेने के लिए स्थल की ओर से ठंडी वायु आती है। वह वायु गर्म होती है, ऊपर उठती है। उसका स्थान भरने के लिए स्थल की ओर से वायु बहती है। इस प्रकार यह प्रक्रम चलता रहता है। इस समीर को स्थल समीर कहा जाता है। स्थल समीर शाम के समय ठंडक का अनुभव कराती है।
अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, सूर्य हमसे बहुत दूर है। पृथ्वी और सूर्य के बीच कोई भी माध्यम जैसे ठोस, द्रव या गैस नहीं है, तो भी सूर्य की ऊष्मा हम तक किस प्रकार पहुंचती है? विकिरण के द्वारा। जब हम किसी हीटर के सामने बैठते हैं अथवा धूप में खड़े होते हैं तो हमारा शरीर ऊष्मा को इसी प्रकार से अवशोषित करता है। यह प्रक्रम विकिरण कहलाता है। इसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए गर्मियों के समय में हमें घर में अथवा बाहर गर्मी का अनुभव होता है, क्योंकि हमारा शरीर विकिरण के द्वारा ऊष्मा को अवशोषित कर रहा होता है। जबकि सर्दियों में बाहर का तापमान कम है, अतः हमारा शरीर ऊष्मा को विकृत करता है, जिससे हमें सर्दी का अनुभव होता है। इसी कारण हम गर्मियों और सर्दियों में अपने परिधान और वेशभूषा बदलते रहते हैं। आइए अब इसके बारे में जानते हैं कि हम गर्मियों में किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं और सर्दियों में किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। गर्मियों में हम हल्के रंग के वस्त्रों को पहनना पसंद करते हैं, जबकि सर्दियों में हम गहरे रंग के वस्त्र अधिक पसंद करते हैं। इसका कारण यह है कि हल्के रंग के वस्त्र ऊष्मा को अधिकांश भाग में परावर्तित कर देते हैं और केवल उसका कुछ अंश ही अवशोषित करते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर को कम गर्मी लगती है। जबकि गहरे रंग के वस्त्र हल्के रंगों की अपेक्षा ऊष्मा का अवशोषण ज़्यादा करते हैं, अधिक प्रतिशतता में करते हैं, जिससे हमारे शरीर को ऊष्मा या ताप का अनुभव होता है और हम गर्माहट महसूस करते हैं। अच्छा बच्चों, एक प्रश्न अब आपके लिए। हम सर्दियों में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं? सोचिए और सोचिए। ऊनी वस्त्र के रेशों में छिद्र होते हैं। इन छिद्रों में वायु भर जाती है और वायु ऊष्मा की कुचालक है। कुचालक और चालक पदार्थों के बारे में आप कक्षा 6 में जान चुके हैं कि चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें से ऊष्मा और विद्युत आसानी से प्रवाहित हो जाती है, जबकि कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें से ऊष्मा और विद्युत आसानी से प्रवाहित नहीं होती। वायु ऊष्मा की कुचालक है, अतः जब हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं तो उसके रेशों के बीच फंसी वायु एक बैरियर की तरह काम करती है और हमारे शरीर की ऊष्मा को पर्यावरण में, बाहर के वातावरण में विकृत होने से रोकती है। इसी प्रकार एक मोटे कंबल की अपेक्षा 2 पतले कंबलों को ओढ़कर सोना अधिक गर्माहट का अनुभव कराता है, क्योंकि दोनों कंबलों के बीच वायु की एक परत फंस जाती है
और वायु ऊष्मा की कुचालक होने के कारण हमारे शरीर की ऊष्मा को बाह्य वातावरण में विसरित होने से रोकती है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि ऊष्मा स्थानांतरण का ये प्रक्रम आप अच्छे से जान चुके होंगे।